Hello student, welcome back to the another session of the chapter agriculture. Okay, in the previous session we have learned about what is agriculture, type of agriculture and cropping pattern, then food crops other than grain. We have learned about them. In this session we will learn about beverage crops and non-food crops. So let's start our session. As you all know that India is an agricultural country, means 2/3 of the population of India is depend on agriculture. Okay, about 51 types of crops are grown in India. So today we are going to learn about beverage crops. As you know, tea and coffee are beverage crops. beverage crops का मतलब क्या होता है? पेय पदार्थ. ओके, अभी सबसे पहले हम बात करेंगे टी की. ओके, टी जो है, चाय है, ये एक प्लांटेशन एग्रीकल्चर है. हम पहले पढ़ के आ चुके हैं कि जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर है, इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग. मतलब इसमें बागान लगाए जाते हैं प्लांटेशन में. ओके, एक ही टाइप की फसल जो है वहां पे क्या की जाती है? उगाई जाती है. तो हम उसे क्या कहेंगे? प्लांटेशन कहेंगे. अभी टी जो है वो एक प्लांटेशन एग्रीकल्चर है. ये एक पेय पदार्थ है. टी को उगाने के लिए जो हमारे पास जो एरिया होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल जो एरिया है वहां पे चाय की खेती की जाती है. नेक्स्ट अगर हम देखें कि चाय की खेती के लिए, टी के प्रोडक्शन के लिए जो सॉइल है वो किस क्वालिटी की होनी चाहिए? तो वो वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल होनी चाहिए वहां पे. मतलब सॉइल जो है वो फर्टाइल होनी चाहिए, वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, रिच इन ह्यूमस. मतलब उस सॉइल में ह्यूमस जो प्रोपोर्शन है वो अच्छा होना चाहिए. एंड ऑर्गेनिक मैटर भी सॉइल का क्या होना चाहिए? काफी अच्छा होना चाहिए. देन अगर हम देखें आगे फर्दर कि इसके लिए जो क्लाइमेट कंडीशन है वो कैसा होना चाहिए? क्लाइमेट कैसा होना चाहिए? वार्म होना चाहिए. वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट होना चाहिए. फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट होना चाहिए. मतलब टी के प्रोडक्शन के लिए, एक अच्छी ग्रोथ के लिए ये जो क्लाइमेट है, वार्म एंड मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट का होना बहुत जरूरी है. अभी इसके बाद अगर हम देखें तो टी के उत्पादन के लिए फ्रीक्वेंट शावर्स फॉर टेंडर लीव्स, मतलब जो छोटी छोटी टेंडर लीव्स होती है, पत्तियां होती है जो नहीं उगती है, उसके लिए फ्रीक्वेंट धीमी धीमी जो शावर है, शावर मतलब थोड़ी थोड़ी बौछार का होना फ्रीक्वेंटली बहुत जरूरी है चाय की खेती के लिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके कारण क्या होती है कि चाय की जो क्वालिटी है या ग्रोथ है वो बहुत अच्छी हो पाती है. अभी जो टी है वो एक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है. मतलब टी की, चाय के बागान के लिए हमें किसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है? लेबर्स की. नॉट यहाँ पे हम मशीन्स का यूज नहीं करते. ओके, क्योंकि जब हम चाय को, टी के जो लीव्स है उसको तो उसको प्लग करने के लिए हमें क्या चाहिए? लेबर चाहिए. अभी लेबर कैसा चाहिए? लेबर भी हमें वेल स्किल्ड चाहिए. ये नहीं कि ऐसे ही कोई किसी भी लेबर को, अनस्किल्ड लेबर को रख लिया वहां पे. हमें चीप और स्किल्ड लेबर चाहिए. और यहाँ पे लेबर जो है वो फॉर्म में क्या किया जाता है? यूज किया जाता है. फिर बाद में अगर हम देखें तो चाय खेती जो है कौन कौन से एरिया में की जाती है? जैसे कि असम हिल्स ऑफ दार्जिलिंग एंड जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट. असम के अंदर दार्जिलिंग है और जलपाईगुड़ी जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे चाय के बागान, चाय की खेती बहुत अच्छी की जाती है. उसके बाद आता है वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और केरला. मतलब ये एरिया जो है वो टी प्लांटेशन के लिए बहुत ही सुटेबल है बिकॉज ऑफ देयर सॉइल, देयर क्लाइमेट. ओके, अभी आपको पता ही है जो चाय है उसकी टी की जो खेती की जाती है वो एक स्लोप पे की जाती है, सीढ़ीदार खेतों में. मतलब यहाँ पे क्या होती है? खेती की जाती है टेरेस फार्मिंग के अलावा, क्योंकि इसमें पानी जो है वो नहीं रुकना चाहिए. तो इसीलिए जो टी की प्लांटेशन है वो मोस्टली कैसे एरियाज में लगाए जाते हैं? हिली एरियाज में लगाए जाते हैं. बट वहाँ की सॉइल क्या होनी चाहिए? वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल होनी चाहिए. अभी टी के प्रोडक्शन में इंडिया जो है वो 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर चाइना एंड टर्की. ये 2008 की रिपोर्ट बताती है कि
टी के प्रोडक्शन में इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड आफ्टर देन चाइना देन टर्की। चाइना इज द फर्स्ट लीडिंग प्रोड्यूसर हो गया ये, एंड टर्की जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो गया। तो इंडिया का जो है कौन सा रैंक आता है, थर्ड रैंक आता है। अगर हम बात करें तो जो चाय की खेती है वो इंडिया में मतलब कॉलोनियलिज्म जो पीरियड था, जब ब्रिटिशर्स भारत पर राज कर रहे थे, तो उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने इनिशियली यहाँ पे क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था, किसे, टी को इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में। मतलब इंडिया में जो चाय है उसका उत्पादन करना किसने स्टार्ट किया था, सबसे पहले कौन लेकर आए थे, ब्रिटिशर्स लेकर आए थे अपने साथ। तो ये हो गया हमारे टी के बारे में। नेक्स्ट हम करेंगे कॉफी। कॉफी इज ऑल्सो अ बीवरेज क्रॉप। ओके, मोस्टली वर्ल्ड का जो 4% जो कॉफी है उसका प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, इंडिया में हो रहा है। इंडिया से पूरे वर्ल्ड में 4% जो कॉफी का प्रोडक्शन किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है ऑफ द रिपोर्ट ऑफ 2014। इंडिया की जो कॉफी है वो अपनी क्वालिटी के लिए, अपनी गुणवत्ता के लिए बहुत जानी पहचानी है, मतलब पूरे वर्ल्ड में फेमस है। हमारे यहाँ की टी और कॉफी वर्ल्ड फेमस है। कॉफी में अगर हम देखें तो हमारी जो अरेबिका वैरायटी है कॉफी की, ये पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फेमस है। अगर हम बात करें इनिशियली, जैसे कि नाम है अरेबिका, तो ये जो कॉफी है इनिशियली कहाँ से आई थी, यमन से आई थी। यमन से इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई थी। इनिशियली इसका जो कल्टीवेशन था सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था बाबा बुदन हिल्स। इनिशियली इट्स कल्टीवेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन द बाबा बुदन हिल्स। अब भी मतलब ये उसी एरिया तक ही कन्फाइंड है, कन्फाइंड इन नीलगिरी, कर्नाटक, केरला एंड तमिलनाडु। कर्नाटका है, केरला है एंड तमिलनाडु, और इस एरिया की जो नीलगिरी की जो पहाड़ियां है, इनिशियली अब भी कॉफी का प्रोडक्शन वहां पे ही कन्फाइंड है, वहां पे ही सबसे ज्यादा कॉफी का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। तो ये हमारी हो गई बीवरेज क्रॉप्स, टी एंड कॉफी। बीवरेज क्रॉप्स का मतलब क्या होता है, पेय पदार्थ। ये हमारी फूड क्रॉप्स ही है। ओके, दे आर फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स। अभी आगे हम बात करेंगे नॉन फूड क्रॉप्स की। तो नॉन फूड क्रॉप्स में कौन सी क्रॉप्स आती है, लाइक रबड़। ओके, रबड़ इज ऑल्सो द मेन क्रॉप। तो रबड़ जो है वो एक इक्वेटोरियल क्रॉप है। इक्वेटोरियल क्रॉप मतलब इक्वेटर के आसपास का जो रीजन होता है। ओके, इक्वेटर मतलब भूमध्य रेखा के आसपास का जो रीजन हो गया वो कौन से एरिया में आ जाता है, इक्वेटोरियल रीजन में आ जाता है। ये मेनली तो इक्वेटोरियल क्रॉप्स है, बट अगर हम इसे ट्रॉपिकल एरियाज में भी हम इसे उगा सकते हैं, तो उसके लिए हमें एक बेटर टेक्निक और इसके जो क्रॉपिंग मेथड्स है उसकी अच्छी टेक्निक का हमें क्या करना पड़ता है, यूज करना पड़ता है। देन रबर की अगर हम बात करें तो रबर के लिए जो सॉइल है वो कैसी होनी चाहिए, एलुवियल और लेटराइट सॉइल होनी चाहिए। मतलब रबर का प्रोडक्शन जो है वो कहाँ पे ज्यादा होगा, जहाँ पे सॉइल कैसी होगी, एलुवियल सॉइल होगी, या फिर लेटराइट सॉइल में भी हम रबर का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा कर सकते हैं। देखो रबर जो है वो मोस्टली जो है हॉट रीजन में सबसे ज्यादा इसका क्या हो सकता है, प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है। अभी इसके लिए कम मोर देन 200 सेंटीमीटर की हमें क्या चाहिए, रेनफॉल की जरूरत होती है। आपको पता है ये इक्वेटोरियल जो रीजन होते हैं वहां पे रेनफॉल भी एबंडेंट होती है। देन अगर हम इसमें टेम्परेचर की बात करें तो इसके लिए टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होना चाहिए। 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा इसका क्या होना चाहिए, टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए, तभी रबड़ का प्रोडक्शन और बेस्ट क्वालिटी का रबड़ हमें मिल सकता है। अभी अगर हम देखें तो रबड़ प्रोड्यूसिंग जो स्टेट्स है वो कौन कौन से है, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है, गारो हिल्स इन मेघालय। ये जो है ये रबड़ के क्या है, प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है, यहाँ पे रबड़ का उत्पादन किया जाता है। बट केरला इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ रबड़ इन इंडिया, मतलब 91
91% रबड़ का जो उत्पादन है वो कहाँ पे हो रहा है? केरला में हो रहा है। केरला में कितने परसेंट का हो रहा है? 91% का। 91% जो है रबड़ का उत्पादन कहाँ से आ रहा है? केरला से आ रहा है। तो रबर का अभी आपको पता ही है रबर के क्या क्या यूजेस हो सकते हैं, जैसे कि टायर वगैरह है या मैट्स वगैरह बनाने में हम क्या करते हैं? रबर वगैरह का यूज करते हैं। बहुत सारी और भी चीजें हैं उसको बनाने के लिए भी, मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए हम मोस्टली क्या किसका यूज करते हैं? रबर का यूज करते हैं। ओके, रबर जो है वो 4th रैंक आता है पूरे वर्ल्ड में इंडिया का रबर प्रोडक्शन में। इंडिया जो है इट इज द 4th रैंक ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग प्रोड्यूसर ओके ऑफ रबर इन द वर्ल्ड। तो रबर की जो है जो क्वालिटी है इंडिया की वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। अभी हम इसमें जो है नेक्स्ट करेंगे, और ये जो 4th रैंक है नेचुरल प्रोड्यूसर्स में, वर्ल्ड नेचुरल प्रोड्यूसर में हमारा जो है 4th रैंक है वो कौन सी रिपोर्ट के अनुसार है? 2012 और 13 की रिपोर्ट के अनुसार है। अभी हम इसमें आगे करेंगे फाइबर क्रॉप्स। जैसे कि आपको सभी को पता है फाइबर क्रॉप्स मतलब रेशे वाली फसलें, जूट है, कॉटन है, हेम्प है। ओके, जूट, कॉटन, हेम्प, नेचुरल सिल्क है, ये सभी क्या है? फाइबर क्रॉप्स है। तो ये हमारी जो फाइबर क्रॉप्स है ये भी किस में आ जाती है? नॉन फूड क्रॉप्स में आ जाती है। बेवरेज जो क्रॉप्स है वो हमारी किस में आ जाती है? फूड क्रॉप्स में आ जाती है। तो ये नॉन फूड क्रॉप्स के जो मेजर क्रॉप्स है हम उसी के बारे में यहाँ पे क्या कर रहे हैं? पढ़ने जा रहे हैं। तो फाइबर क्रॉप्स की अगर हम बात करें, फाइबर क्रॉप्स ओके, तो फाइबर क्रॉप्स में मैंने बताया था जैसे कि कॉटन, जूट, हेम्प देन नेचुरल सिल्क। नेचुरल सिल्क का मतलब क्या है? प्राकृतिक सिल्क, रेशम। ओके, तो ये हमारी क्या है? 4 इंपॉर्टेंट फाइबर क्रॉप्स है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइबर क्रॉप्स है इंडिया की। कॉटन, कपास जिसे हम कहते हैं जूट, जूट इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर। ओके, हेम्प है एंड नेचुरल सिल्क। अगर हम बात करें तो इन तीनों का जो प्रोडक्शन है वो किसकी सहायता से हो रहा है? सॉइल में। ओके, हम यहाँ इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द सॉइल, मतलब इसकी क्या होती है? क्रॉप्स होती है। बट अगर हम बात करें नेचुरल सिल्क, नेचुरल जो सिल्क होता है उसका प्रोडक्शन होता है सिल्क वॉर्म से, कॉकून्स होते हैं, और ये कॉकून्स किस पे पाले जाते हैं? मलबरी ट्रीज के ऊपर। ओके, उनकी लीव्स को खाकर जो कॉकून्स है वो किसका उत्पादन करते हैं? सिल्क का उत्पादन करते हैं। ओके, रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म या एग्रीकल्चर ऑफ सिल्क बोल दो या रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म इज नोन एज सेरीकल्चर। अभी हमने किया था जो कल्चर वर्ड है ये किससे रिलेटेड है? कल्टीवेशन से रिलेटेड है। सेरीकल्चर का मतलब क्या होता है? सिल्क का कल्टीवेशन, मतलब ग्रोइंग ऑफ सिल्क। तो सिल्क जो है, सिल्क वॉर्म्स होते हैं, कॉकून्स होते हैं, तो उनसे हम क्या करते हैं? सिल्क का उनसे उत्पादन किया जाता है, वहां से हम सिल्क को क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। तो ये 4 हमारी मेन क्या है? फाइबर क्रॉप्स है। तो फाइबर क्रॉप्स में आज हम 2 ही क्रॉप्स के बारे में करेंगे। एक तो है कॉटन। ओके, कॉटन। अगर हम बात करें, इंडिया इज नोन एज द ओरिजिनल होम ऑफ कॉटन, मतलब कॉटन जो है उसके उत्पादन के लिए इंडिया को ओरिजिनल होम माना जाता है। ठीक है, वास्तविक घर है। इंडिया इज नोन एज ओरिजिनल
home for cotton. क्लियर? ओरिजिनल होम फॉर कॉटन। अगर हम बात करें, कॉटन जो है वो एक कैसी क्रॉप है? कॉटन इज अ खरीफ क्रॉप। कैसी क्रॉप है ये? एक खरीफ क्रॉप है। हमने किया था एक क्रॉपिंग पैटर्न किया था जिसमें हमने 3 सीजन्स किए थे। ओके, 3 क्रॉपिंग सीजन किए थे, राबी, खरीफ एंड जायद। तो मोस्टली जो फ्रूट्स है या वेजिटेबल्स है हम उसको कौन सी कैटेगरी में डाल देते हैं? जायद कैटेगरी में डाल देते हैं। तो कॉटन जो है वो कैसी क्रॉप है? ये एक खरीफ क्रॉप है और इसके लिए कम से कम 6 to 8 मैच्योर होने के लिए 6 to 8 मंथ का टाइम लगता है। मतलब इसकी मैच्योरिटी के लिए कॉटन जब मैच्योर हो जाती है, मतलब जब कॉटन बॉल्स हम कलेक्ट करते हैं तो इसकी पूरी ग्रोथ के लिए हमें कितना टाइम चाहिए, कितना समय चाहिए? 6 to 8 मंथ का इसके लिए हमें क्या चाहिए? टाइम चाहिए। अभी ये तो हो गया हमारा खरीफ क्रॉप है, हमारा टाइम पीरियड भी आ गया। अगर हम इसके टेम्परेचर की बात करते हैं तो कॉटन के लिए जो टेम्परेचर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? हाई टेम्परेचर। ओके, हाई टेम्परेचर होना चाहिए, मोर देन 21 डिग्री सेल्सियस एंड लेस देन 35 डिग्री सेल्सियस। मतलब कॉटन क्रॉप के लिए जो टेम्परेचर है वो 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक का ही होना चाहिए। कॉटन के लिए हमें लाइट रेनफॉल की जरूरत होती है, ज्यादा हैवी रेनफॉल इसके लिए क्या है? बहुत नुकसानदायक हो सकती है। इसीलिए कॉटन के लिए जो रेनफॉल है वो 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक हो सकती है, या 85 to 100 सेंटीमीटर भी हम इसे कह सकते हैं। क्लियर? 50 to 100 सेंटीमीटर लिखोगे तो वो भी सही है। हमें जो रेनफॉल है वो कितनी चाहिए? अबाउट 100 सेंटीमीटर से कम ही। 100 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल अगर हो रही है तो वो हमारी कॉटन क्रॉप को क्या करती है? नुकसान करती है। अगर आपको पता है, हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं कि जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंट्रीज थे या ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया में किसके कारण आए थे? बिकॉज दे वर अट्रैक्टेड इन इंडिया ड्यू टू आवर कॉटन, आवर स्पाइसेस। तो वो यहाँ पे व्यापार करने के लिए आए थे। हमारी जो कॉटन की क्वालिटी है वो इतनी फाइन क्वालिटी का कॉटन होता था कि वो यूरोपियन मार्केट में, वर्ल्ड मार्केट में बहुत प्रसिद्ध था। जो विक्टोरियन, जो ब्रिटेन क्वीन है, विक्टोरियन जो ब्रिटेन है उसमें मतलब जो एट्रोकोट्स लोग थे वो मोस्टली क्या करते थे? इंडिया से गए हुए कॉटन के कपड़े पहनते थे। मतलब कॉटन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्रॉप है इंडिया की, और हमारे यहाँ पे जो कॉटन की क्वालिटी है वो बहुत ही फाइन है। बहुत अच्छी क्वालिटी का कॉटन जो है इंडिया में प्रोड्यूस होता है। अभी हमने रेनफॉल की तो बात कर ली, इसके बाद हमें यहाँ पे चाहिए 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज। ओके, मतलब कॉटन के उत्पादन के लिए हमें फ्रॉस्ट फ्री डेज की क्या चाहिए? जरूरत होनी चाहिए। 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज और विथ ब्राइट सनशाइन। क्लियर? तो ये हमारा हो गया यहाँ तक कि हमें रेनफॉल चाहिए इतनी, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए ताकि इसका प्रोडक्शन जो है वो अच्छा हो, अच्छी क्वालिटी का कॉटन हम प्राप्त कर सके। ब्राइट सनशाइन इसके लिए होना जरूरी है, क्योंकि देखो कोई भी क्रॉप है उसके लिए एक क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, वो उसी क्लाइमेटिक कंडीशन में क्या होती है? उसकी ग्रोथ होती है। ये नहीं है कि अगर डेजर्टेड एरिया है और वहाँ पे हम राइस वगैरह या कॉटन को हम रबी की क्रॉप के टाइम पे उगाए, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक जो क्रॉप होती है उसका एक अपना टेम्परेचर होता है, एक अपना
हुई क्लाइमेटिक कंडीशन होती है और एक अपना ही सॉइल कंडीशन भी होती है कि उसको कौन सी सॉइल की जरूरत होती है। ओके, अभी हमने यहाँ पे ये कर लिया है। अभी हमारी बात आती है सॉइल। तो सॉइल के लिए अगर हम देखें तो कॉटन के लिए ब्लैक सॉइल का होना बहुत जरूरी है, मतलब ब्लैक सॉइल में ये बहुत अच्छी होती है। इसका प्रोडक्शन जो है वो ब्लैक सॉइल में बहुत अच्छा होता है, या दोमट सॉइल भी जिसे हम डीप दोमट सॉइल, जिसे हम लूमी सॉइल भी कहते हैं। ओके, डीप दोमट सॉइल जिसे हम लूमी सॉइल भी कहते हैं। ब्लैक सॉइल जो है, और ये जो है ब्लैक सॉइल ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू, मतलब कॉटन का जो प्रोडक्शन है वो सबसे ज्यादा कहाँ पे हो रहा है, अच्छा हो रहा है डेक्कन प्लेट्यू की तरफ। डेक्कन प्लेट्यू की जो ब्लैक सॉइल है, ओके, तो कॉटन का प्रोडक्शन वहां पे सबसे अच्छा हो रहा है, वहां पे बहुत ही अच्छी क्वालिटी की कॉटन जो है वो प्रोड्यूस की जा सकती है। अगर हम अभी एरिया की बात करें कि कॉटन के लिए जो प्रोड्यूसिंग या जो लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन इंडिया जो है वो कौन से है, तो उसकी अगर हम बात करें तो है कौन कौन से स्टेट्स है, तो ये स्टेट्स है महाराष्ट्र, हो गया, गुजरात हो गया, कॉटन के लिए महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब, हरियाणा, ओके, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश, एमपी, मध्य प्रदेश मतलब एमपी हो गया, तेलंगाना हो गया, तेलंगाना, ओके, एंड तमिलनाडु, तो इन स्टेट्स में क्या किया जाता है, कॉटन का प्रोडक्शन किया जाता है। बट कॉटन का जो प्रोडक्शन है वो डेक्कन प्लेट्यू में सबसे अच्छा हो रहा है, मतलब महाराष्ट्र और गुजरात। यहां पे कॉटन का प्रोडक्शन क्या हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें फाइबर क्रॉप में, तो हमारी आ जाती है जूट। जूट इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर, ओके। गोल्डन फाइबर इसे क्यों कहा जाता है, बिकॉज इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, गोल्ड की तरह होता है, गोल्डन इसका कलर होता है। अभी अगर हम देखें तो 1947 के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद जो है मोस्टली हमारी जूट जो एरियाज थे वो किसके पास चले गए थे, बांग्लादेश के पास चले गए थे। तो नेक्स्ट हमारी जो क्रॉप है वो कौन सी है, जूट। इट इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर, ओके। जूट के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो सॉइल है वो कैसी होनी चाहिए, वेल ड्रेन्ड, वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल। जूट के लिए कैसी सॉइल होनी चाहिए, वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल होनी चाहिए विद द हाई टेम्परेचर, मतलब यहाँ का जो टेम्परेचर है वो कैसा होना चाहिए, हाई। हाई टेम्परेचर जूट के लिए होना चाहिए, क्योंकि जूट जो है वो हाई टेम्परेचर में इसका प्रोडक्शन अच्छा होता है, मतलब अबाउट 30 डिग्री सेल्सियस इसको किसकी जरूरत है, टेम्परेचर की जरूरत है, 30 डिग्री सेल्सियस। अगर हम रेनफॉल की बात करें तो अबाउट देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल,
मतलब 200 सेंटीमीटर रेनफॉल की इसको क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है। अगर क्लाइमेटिक कंडीशन देखें तो जूट के लिए हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट का होना बहुत जरूरी है। क्लियर? कॉटन के लिए ह्यूमिडिटी की जरूरत नहीं होती, बट जूट के लिए हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम बात करें तो जूट जो है वो मोस्टली ईस्टर्न स्टेट्स में, मतलब जूट का जो प्रोडक्शन है वो कहाँ पे ज्यादा होता है, ईस्टर्न स्टेट्स में। ईस्टर्न स्टेट्स में जूट का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। जूट जो है इसकी जो नेचर होता है वो कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग नेचर होता है ड्यू टू इट्स रफनेस, मतलब इसकी रफनेस के कारण इसका जो नेचर है वो कैसा होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अगर हम बात करें आगे तो जूट का जो यूज है हम किस लिए करते हैं, गनी बैग्स वगैरह बनाने के लिए करते हैं, रोप्स वगैरह बनाने के लिए करते हैं, मैट्स है, कारपेट्स है, या फर्दर और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, जूट का यूज कर रहे हैं। तो जूट प्रोड्यूसिंग जो एरिया है वो कौन कौन से है, जैसे कि ईस्टर्न स्टेट्स में आ गए वेस्ट बंगाल, ओडिशा, वेस्ट बंगाल हो गया, ओडिशा हो गया, बिहार, आसाम, बिहार, असम हो गया, मेघालय हो गया। ओके, ये हमारे क्या है, जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है। अभी देखो जो बच्चों जूट की जो वैल्यू है वो क्या हो रही जा रही है, जूट जो है अपनी मार्केट को लूज करता जा रहा है, मतलब जूट इज लूजिंग इट मार्केट, व्हाई, बिकॉज ऑफ इट हाई कॉस्ट। मतलब जब हम जूट की खेती कर रहे हैं, जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं, जूट की खेती कर रहे हैं, तो उस समय क्या हो रहा है कि इसकी जो कॉस्ट हो रही है वो बहुत ज्यादा आ रही है, मतलब जूट की खेती करने के लिए जो लागत लगती है वो बहुत ऊंची है, बहुत हाई कॉस्ट लगता है, जिसके कारण जूट जो है अपनी मार्केट जो है वो खोती जा रही है। टू किसके लिए खो रहा है, बिकॉज सिंथेटिक जो फाइबर है वो क्या है, जूट से सस्ता है, दैट्स व्हाई जूट इज लूजिंग इट्स मार्केट। ओके, तो ये हमारा आ गया जूट के बारे में। हमने कॉटन के बारे में किया है, कॉटन इज ऑल्सो फाइबर क्रॉप, जूट इज ऑल्सो फाइबर क्रॉप। जूट के लिए हमने किया है कि एक वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल होनी चाहिए, इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए। ओके, रेनफॉल भी यहाँ पे हाई होनी चाहिए, हॉट एंड ह्यूमिड इसका क्या होना चाहिए, क्लाइमेट होना चाहिए। और जूट ग्रोइंग जो मोस्टली कौन से स्टेट्स है, ईस्टर्न स्टेट्स है। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो खत्म हो रहा है। हमने जो टॉपिक है वो कर लिए, मतलब हमारे जो फूड क्रॉप्स है या अदर देन फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स कर लिया, हमने बीवरेज क्रॉप्स कर ली और हमने नॉन फूड क्रॉप्स कर ली। तो हमारे नॉन फूड क्रॉप्स में रबर, कॉटन एंड जूट, ये तीनों ही हमारे क्या है यहाँ पे टॉपिक है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म हो रहा है। अगर आपको कोई डाउट है इनसे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं।